लेक्चर सीरीज को हम आज शुरू करने जा रहे हैं आज के तीसरे सेशन के साथ। इसके पहले जो 2 सेशन हो चुके हैं, आज हम तीसरा सेशन कर रहे हैं। आज का विषय है जेंडर, इगैलिटेरियन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज के प्रवक्ता है श्री सचिन जी भगत। ये डायरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन, इस संस्था के वे डायरेक्टर हैं। श्री सचिन भगत जी, इन्हें एक धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में आज जाना जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्रिमिनल साइकोलॉजी, जुवेनाइल जस्टिस, ट्रेनिंग, जेंडर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ विषय हैं जिनमें सचिन जी अविरत अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम उनसे ही उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा सचिन जी से, सचिन जी, आप कई सारे विषयों से जुड़े हैं, कई सारे क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में आपने बहुत अच्छा और बहुत सारे कठिन विषयों को आपने न्याय दिया है और अपना योगदान डेवलपमेंट सेक्टर में आपने दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि समाज कार्य में जो आपका अमूल्य योगदान रहा है और जो अभी आप कार्य कर रहे हैं, जो विषय लेकर आप कार्य कर रहे हैं, आप इन विविध विषयों से कैसे जुड़े? कौन कौन से विषय है जिसमें आप कार्य कर रहे हैं? किस तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं? जेंडर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और इस जैसे कई आदि विषयों से आपने कैसे अपना नाता जोड़ा? हम जानना चाहते हैं आपसे, ताकि आपके अनुभवों से और आपकी जो एक आपका ये जो सफर रहा है, इस सफर से कई सारे नए युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा मिलेगी, वो प्रोत्साहित होंगे। इस उद्देश्य से हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, कैसे जुड़े और आपने इन क्षेत्र में अब तक किस तरह से अपना योगदान दिया है, आप अभी इन क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं? सचिन जी। थैंक यू रविकांत जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। रविकांत जी ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है एंड जो अभी का बेसिक सवाल जो है कि किस तरीके से सोशल वर्क में मैं आया हूँ। मेरा साइकोलॉजी करने का काफी मन था, ताकि मैं बाकी लोगों को समझ सकूं और उससे भी ज्यादा मैं खुद को समझ सकूं। और वो जो एक टीनेज में रिबेलियसनेस होता है, उस वक्त काफी सारे सवाल आते थे। सो मुझे लगा कि शायद साइकोलॉजी सब्जेक्ट मुझे मदद करेगा। टीनेज में जो सो कॉल्ड रिबेलियसनेस आसपास देखता था, इसलिए मुझे सवाल आया था कि रिबेलियसनेस होना और क्रिमिनल होना क्या एग्जैक्टली फर्क है। तो फिर मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी ज्वाइन करने की सोची। क्रिमिनल साइकोलॉजी तो नहीं मिला, बट क्रिमिनोलॉजी किया मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से। और टाटा इंस्टीट्यूट में जो हमें फील्ड वर्क होता था, तो वो फील्ड वर्क में फर्स्ट ईयर एक ट्राइबल एरिया में एंड सेकेंड ईयर थोड़ा सा बाइकला जेल या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के ऊपर काम कर रहा था। एट दैट टाइम जब धारावी स्लम के जो पेटी ऑफेंडर्स थे, यानी गलती से उन्होंने कुछ छोटी मोटी गलतियां कर दी हो, ऐसे जो पेटी ऑफेंडर्स थे, उनके घर वालों से मिलने के लिए गया। एंड धारावी स्लम मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था। तो जब मैं उन माँ बाप के साथ बात कर रहा था या फिर स्पाउस के साथ बात कर रहा था, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि आप गांव छोड़कर यहाँ पे क्यों आए हो। ये ऑब्वियसली 20 साल पहले का मेरा उनका सवाल था। तो उन्होंने कहा कि वहां पे कमाई नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, और दूसरे सबसे बड़ी बात कास्टिज्म बहुत है।
तो ये दोनों चीजें उनके माइग्रेशन के लिए ये थी। ये तो गांव का बहुत अच्छा रहने के लिए जो एनवायरनमेंट होता है वो छोड़कर धारावी जैसे स्लम में रहना उन्हें मंजूर था, ताकि गांव के एनवायरनमेंट से उन्हें ये एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा था। तो दैट टाइम मैंने सोचा कि ओके, क्रिमिनल साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी के बजाय मुझे गांव की तरफ जाना चाहिए। सो गांव में काम शुरू किया, और जब मैं गांव में कंपेयर कर रहा था कि सबसे एक्सप्लॉइटेड वन कौन है, तब मुझे पता चला कि ओके, दिस इज विमेन आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड लोग हैं कि जिनके साथ काम करना चाहिए। मगर सिर्फ महिलाओं के साथ काम करके तो सवाल नहीं छूट रहा था। तो देन आई केम बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। तो जेंडर के ऊपर अभी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर अभी काम शुरू है। तो इस काम के दौरान मेरा काम जो शुरू हुआ था वो गुजरात से शुरू हुआ था, कच्छ महिला विकास संगठन के साथ। और वहां से फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। वहां से वापस आने के बाद महाराष्ट्र में तो उस हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए विजन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। वो भी काफी दो तीन साल तक अच्छी तरीके से किया है। देन खुद का कंपनी था, कुछ वजह से मुझे कंपनी को रोकना पड़ा, एंड देन आई जॉइंट महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक बहुत अच्छा मिशन है। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता है तो काफी सारा डेवलपमेंट हो सकता है, और जिस जीडीपी की बात कर रहा है गवर्नमेंट, वो भी अच्छे तरीके से हो सकता है। तो अभी इसी विषय को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके इंडिकेटर्स, जेंडर, ये लेकर अभी काम शुरू है। थैंक यू रविकांत जी। थैंक यू सचिन जी। आपने जो शॉर्ट बट स्वीट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए, किस तरह से जुड़े हैं, यकीनन ये इस क्षेत्र में आने वाले नए युवाओं को प्रेरित करेगा कि हाँ, इस तरह से भी सोचा जा सकता है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे आज के लेक्चर की तरफ। जेंडर, इगैलिटेरियनिज्म एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये जो सब्जेक्ट है, इस पर ये आज का तीसरा सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। सचिन जी भगत ये हमें आज मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं, और साथ ही वे अपना वीडियो भी शुरू रखें ताकि हम उन्हें भी देख पाएंगे और उनका प्रेजेंटेशन भी देख पाएंगे। सर, ओवर टू यू। यस रविकांत जी। ओके, जब रविकांत जी से बात हो रही थी तो दो तीन टॉपिक्स सामने आए जिसको एक कंसोलिडेट करके ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने की सोची है। एक तो जेंडर ये है, दूसरा इगैलिटेरियन सोसाइटी के बारे में है, और तीसरा सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, और एक के सिवाय दूसरा अचीव करना बहुत मुश्किल है। सो ये ऐसे कंसोलिडेट करके आपके सामने टॉपिक रखा गया है। हम थोड़ा सा बेसिकली एक तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी एंड व्हाट इज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और इसी के साथ कुछ सवाल भी सामने रख रहा हूँ। और ये काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन होगा कि किस तरीके से इन सवालों के जवाब हमें मिलना जरूरी है। काफी जन को ऐसे लगता है कि सोशल वर्क एक चैरिटी है, कि कहीं जाना है, कोई नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर में अटक गया है तो उसे कुछ चैरिटी करके टेंट वेंट दे दो, किताबें दे दो तो हो जाएगा, ये सा काफी है। मगर मुझे लगता है ये एक सोशल वर्क का छोटा सा पार्ट है, और चैरिटी एज सच जो चीज है वो डिजास्टर टाइम्स में इज फाइन, बट रेस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से एक पर्सन, एक इंडिविजुअल खुद केपेबल बन सके। तो वो सोच रखकर ये पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे सामने रखा है। हम करीबन 4 कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, और उसमें से कुछ इंडिकेटर सामने रखे हैं।
जेंडर के बारे में जानेंगे, थोड़ा बहुत इगैलिटेरियनिज्म के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल, व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल, इसके बारे में जानेंगे, एंड लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। और ये जानते वक्त हम काफी सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी डेवलप्ड भी हो चुके हैं या डेवलप नए सिरे से हम कर भी सकते हैं, मगर फिर भी मैंने कोशिश की क्या और बेसिक इंडिकेटर हो सकते हैं जिसके वजह से हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल या इगैलिटेरियन सोसाइटी, हाँ, इसको एक्चुअल ला सकते हैं। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि ये 4 कॉन्सेप्ट को डील करते वक्त जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में तो काफी सारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं सामने। हेल्थ, अनलेस एंड अनटिल हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छा हो, उसके सिवाय हम आगे नहीं जा सकते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन कुछ एक ऐसे अर्निंग सोर्सेस जिसकी वजह से बाकी चीजें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो अच्छा हेल्थ मेंटेन करना हो, इन सब चीजों को मदद कर सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि जेंडर कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे पता है कि आप काफी सालों से इस समय सोशल वर्क सेक्टर में काम कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको नए नहीं रहेंगे। सो इट विल बी काइंड ऑफ अ रिव्यू, और इट इज अ काइंड ऑफ एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो अभी की जो सिचुएशन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मेल डोमिनेंस, और मेल डोमिनेंस में आप यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है उससे जान भी सकते हो कि अगर एक छोटा भी बच्चा रहा तो उसका जो इमेज तैयार किया जाता है एज ए मेल, एज ए डोमिनेंट पर्सन, और उसी वक्त एक महिला का जो इमेज है हमारे सामने एक पेसिमिस्टिक या मेल से थोड़ा सा सेकेंडरी सिटीजनशिप काइंड ऑफ स्टेटस रखने वाला है। तो ये इस तरीके से अनइक्वल सोसाइटी हमारे सामने अभी है। और सबसे बड़ी बात, आज भी काफी जगह पे सेक्स और जेंडर, इन 2 कॉन्सेप्ट्स में लोग डिफर नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि दीज आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, हाँ, समानार्थी शब्द है। हम सेक्स के बजाय जेंडर यूज कर सकते हैं, या फिर जेंडर के बजाय हम सेक्स यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी काफी जगह पे नहीं है। आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस की कुछ फॉर्म्स भरने के लिए जाइए, रेलवे का फॉर्म, टिकट बुक करने जा रहे हो चलो, या फिर काफी जगह पे मैंने कुछ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के फॉर्म्स देखे हैं, तो उन्होंने एक 20 या 25 साल पहले वहां पे सेक्स लिखा होता था और हमें लिखना पड़ता था मेल या फीमेल, राइट। तो अभी ये शब्द को बदलकर जेंडर रखा गया है, राइट। तो अभी हमें जेंडर मेल या फीमेल इस तरीके से टिक करना पड़ता है। तो सही में जेंडर एंड सेक्स ये सिनोनिम्स है या कुछ डिफरेंस है? इतना आसान है कि सेक्स को हम जेंडर में ऑन पेपर पे लिख दे कुछ एज ए सिनोनिम और बदल जाए? लेट अस सी टू इट। एक तो हमें टिपिकली ये देखना चाहिए कि सेक्स कॉन्सेप्ट ये बायोलॉजिकल है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म के वक्त जो लिंग मिला होता है, उस लिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, राइट। मगर जेंडर जो हमारे धीरे 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 संस्कार बनते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो जेंडर है, ये लिंग नहीं है बट लिंग भाव है, ये भावना है, राइट। तो ये भावना कहाँ से पैदा हो गई है? तो ये संस्कारों से पैदा की गई है। हमारे माँ बाप है, हमारे दादा दादी है, यहाँ का समाज है, तो हमें धीरे 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 सिखाता है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट बिहेवियर बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल। अगर आप लड़का हो तो इस तरीके से बिहेव करो, लड़की हो तो इस तरीके से बिहेव करना है। तो ये जो भाव पैदा किया होता है उसको हम जेंडर के रूप में देखते हैं। वेयर एज सेक्स, ये टिपिकली अपना सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है इसके ऊपर डिसाइड होता है, राइट। दूसरा, जेंडर या कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कल्चर
एंड अकॉर्डिंग टू टाइम बदलते रहता है, राइट। एक जमाना था जब महिलाएं जिनको हम गॉडेस या क्रिएटर की तरह पूजा की जाती थी, आज वही है, एक जमाना है जहाँ पे इन्फेंटिसाइड होता है, फीमेल फोर्टिसाइड होता है, राइट। तो या फिर रहने सहने की पद्धत, थोड़ा सा हम अर्बन एरियाज में जाए, रहन सहन की पद्धत महिलाओं के लिए अलग हो सकती है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो अलग हो सकती है। तो जेंडर और उसके साथ जो ये भाव जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी है, वो अलग अलग है, राइट। और वो अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में, विद इन महाराष्ट्र भी हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके से इसको पिक्चराइज किया जाता है। और ये जेंडर कंस्ट्रक्शन, हम आगे आएंगे कि ये हिस्टोरिकल प्रोसेस है, वो कैसे हुआ, कैसे आ गया एग्जिस्टेंस में, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जब भी कभी ये सवाल आता है कि लड़की ने कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर लड़के ने कैसे बिहेव करना चाहिए, राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये नेचर गिवन है, यानी या फिर आप उसको गॉड कह सकते हो, ये गॉड गिवन है, राइट, तो हमें सही में सोचना है कि ये सही में गॉड गिवन है या कुछ इंसानों ने उस नियम्स को तैयार करवाया है। द मोमेंट हमें लगता है कि ये इंसानों द्वारा तैयार किया गया है, राइट, तो समझना चाहिए कि ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, जेंडर की वजह से, समाज की वजह से हमें कहा जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द गॉड और नॉट बिकॉज ऑफ द नेचर, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, खुद का खाना खुद तैयार करना, राइट, या खुद का खाना खुद लेकर आना। अगर जानवरों में देखोगे आप, तो ऐसे कभी नहीं होता है कि टाइग्रेस जो है, हाँ, या फिर फीमेल कैट है, फीमेल डॉग है, वो घर पे बैठा है एक जगह पे, एंड मेल डॉग जाकर बोलता है कि चलो आज का खाना मैं तुम्हें लाकर दूंगा, राइट। अगर शिकार पे जाना है तो टाइग्रेस भी जाएगी, टाइगर भी जाएगा, दोनों भी जाएंगे, अपने अपने शिकार करेंगे। वही अगर हम लॉयंस के बारे में देखेंगे तो वो पूरे फैमिली के साथ एक साथ शिकार करने जाते हैं, एक साथ अपना खाना कमाने के लिए जाते हैं। सो दिस इज नेचर गिवन। द मोमेंट ये होता है कि नहीं, तुम घर में बैठो, खाना तो मैं बाहर से लाऊंगा, ठीक है, कमाना मेरा काम है, देन इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, राइट। And whatever is socially constructed, we can always deny. We can create new rules. Man-made जो rules है वो हम कभी भी बदल सकते हैं। तो हर अपने जीवन के हर एक जो पहलू है, डायमेंशंस है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से सवाल उठने चाहिए। और ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स, राइट, जेंडर में और एक पार्ट है, दैट इज अ थर्ड जेंडर। इस थर्ड जेंडर को भी आप देखिए, हाँ, तो कई बार हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो भगवान का रूप होते हैं, अर्धनारी नटेश्वर होते हैं, इनकी बातें सच होती है, इनकी अगर उन्होंने जबान कुछ कह दी तो वो सच हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक रिस्पेक्ट भी है, एक डर का माहौल भी है। और साथ ही में थर्ड जेंडर का अगर आप सिचुएशन देखोगे तो बहुत इंडिग्निफाइड लाइफ के साथ उन्हें जीना पड़ता है। तो ये अलग अलग भाव जो दिए गए हैं वो इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। शाय होना, वीक होना, फैमिली रिलेशंस संभालने हैं, इज्जत का सवाल है, कांच का बर्तन है, हमारी नाक है, सबऑर्डिनेट है, सेकेंडरी है, बच्चे संभालने की जिसको कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमने महिलाओं को दी है। अच्छा, जिम्मेवारी देने में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होता ही रहता है, मगर द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप एक भाव जोड़ देते हो कि दिस इज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दिस इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी वजह से जब इनइक्वालिटी क्रिएट करते हो तब इशू है। इशू कभी भी, काफी जन बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम में गलत क्या है, या फिर जेंडर में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन में गलत क्या है, राइट। ये काफी जन का सवाल होता है, आम आदमियों का,
जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में काम करते हैं उनको भी मैं जानता हूँ, काफी सारे दोस्त हैं। तो उनका कहना है कि ओके, कास्ट सिस्टम इज अ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। वैसे ही सेक्स के बारे में भी एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है कि अगर मैं बाहर जाके कमा रहा हूँ और वो घर में कमा रही है, घर में काम कर रही है, तो हमने हमारी जिम्मेवारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि वी कैन परफॉर्म इफिशिएंटली। तो बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, बात यहाँ तक आती है कि आप घर में बैठ के काम कर रहे हो तो आपका कुछ सेकेंडरी काम है, राइट। कास्ट सिस्टम के भी हायरार्की में अगर आप XYZ तरीके का काम कर रहे हो तो काफी अच्छे हो, अगर आप XYZ तरीके का काम कर रहे हो तो फिर आप निचले दर्जे के हो, राइट। तो ये जब भाव जुड़ जाता है, उस भाव के लिए, उस इमोशन के लिए, उस रूल के लिए, उस नॉर्म के लिए, सोसाइटल नॉर्म के लिए प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली अच्छे नहीं होते हैं, राइट। करना वो इंडिग्निफाइड होता है। कभी टॉपिक आया तो जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, राइट। तो ये हम धीरे धीरे जो भाव जोड़ते जाते हैं, किसने क्या करना चाहिए, ये महिलाओं के साथ वो शाय होनी चाहिए तो अच्छी लगेगी। एक बार ऐसे हुआ, मेरा दोस्त आया था, या अगेन 20 साल पहले की बात है, तो उसने कहा कि सचिन मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो। बोला ठीक है, तुम्हारे पसंद बताओ क्या होना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, वो थोड़ी सी शर्मीली होनी चाहिए, उसके बाल बड़े होने चाहिए, राइट। मैं बोला कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि लड़की कैसे होने चाहिए, यानी हाउ, उसका पर्सनालिटी फीचर कैसे होना चाहिए, जैसे कि वो दूसरों को समझ ले, तुम्हें साथ दे, ऐसे कुछ तो होगा ना। बोला नहीं, वैसे ही मैंने सोचा ही नहीं। तो होता है कि हमें बचपन से जो सिखाया गया है, अच्छी लड़की यानी क्या, जो शाय है, अच्छी लड़की यानी क्या, जो कम हंसती है और थोड़ा सा नीचे झुककर बात करेगी, उस तरीके से जो एक बार आवाज चढ़ के बात करने के बाद वो अपना अपना चुपचाप सहन कर लेगी। तो इस तरीके से हमने स्टीरियोटाइपिंग किया है। हाँ, टाइगर और टाइग्रेस मिलने के बाद टाइगर ये तो नहीं देखता है ना कि अरे शर्मीली है या नहीं टाइग्रेस, राइट। उसी तरीके से अगर नेचर गिवन है तो ठीक है, और जो नेचर गिवन है उसको तो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, तो उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो जो है वो एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर ये जो भाव है वो तो हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। और पुरुषों के ऊपर थोपा गया है कि आपको करेजियस बनना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में आगे जाना पड़ेगा। उनकी मर्दानगी जो है इन पूरी चीजों के ऊपर तय की गई है। स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, राइट। और इसके उसके ऊपर भी कुछ ठीक है अच्छे परिणाम उसे वो कह सकता है, या दुष्परिणाम भी होते हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एंड वेयर एज देयर इज अ थर्ड सेक्स के बारे में बोला है कि जिसको महिला या पुरुष इन दोनों कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग भाव हमने थोपे हैं लोगों के ऊपर। बच्चा जब पैदा होता है उसको तो पता नहीं ना वो लड़का है या लड़की है, उसको तो ये पता नहीं है ना कि आगे चल के कैसे बिहेव कर। अगर हम बचपन से ही धीरे धीरे इस तरीके से संस्कार दें ताकि दोनों भी करेजियस बने, दोनों भी इमोशनल हो, इमोशनल रादर सेंसिटिव हो, दोनों भी सेंसिटिव हो, दोनों भी डिसीजन मेकर हो, राइट। तो सवाल यही है कि जेंडर के बारे में हम जब बात करेंगे, who constructed and forced these stereotypes and how, right। दूसरा है कि ये सही में यूनिवर्सल है। तीसरा है क्या ये सिचुएशनल है, बदल सकते हैं। चौथा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखकर ही हमें आगे की सोसाइटी अगर चेंज करनी है, बदलाव लाना है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें समझने पड़ेंगे, और ये कैसे ट्रांसफॉर्म करना है वो भी हम समझ सकते हैं। यस, इगैलिटेरियनिज्म के बारे में, ठीक है, जहां पे दोनों भी
कोई भी दो व्यक्ति हो समाज में, उनको इक्वल, ठीक है। अब एक एक समय है या फिर कुछ फिलोसॉफी या कुछ रिलीजन्स में ऐसे कहा जाता है कि भगवान की आंखों में सब जन इक्वल है, सब जन समान है। और दूसरा एक फिलोसॉफी कहता है कि नहीं, भगवान के आंखों में समान हो या ना हो वो अलग चीज है। हम जब तक जिंदा है, क्या हम एक दूसरे के आंखों में एक दूसरे को समान तरीके से ट्रीट करने के लिए तैयार है या नहीं? देखो, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओगे, एक 700-800 साल महाराष्ट्र में एक बड़ी परंपरा, भक्ति परंपरा निकल के आई थी सामने, ज्ञानेश्वर से लेके तुकाराम महाराज तक। ठीक है, क्या हुआ था इस परंपरा में? कास्ट सिस्टम काफी हेवी लेवल तक थी उस वक्त। हर एक का कास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट था। पर हर एक की चाह भी थी कि भाई हम भगवान से मिले या फिर भगवान की पूजा की जाए। किसी को अधिकार थे, किसी को अधिकार नहीं थे। तो ऐसे वक्त ये जो अपनी भक्ति मूवमेंट है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे बीच में और भगवान के बीच में कोई भी नहीं आएंगे, राइट। तो ये बेसिस था हमारे भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट होने के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि अगर दूसरा समाज, ये जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन में सो कॉल्ड अपर कास्ट एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ये अगर एक दूसरे को समान नहीं दिख रहे, तो चलो हम डायरेक्टली भगवान की आंखों में समान हो जाते हैं, राइट। और यही वजह है कि एक अलग तरीके से एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आ गया। मगर वो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन आने के बाद भी हमारा जो डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी है वो चेंज नहीं हुआ है, वो जैसे के वैसे ही बना रहा। तो एक लेवल पे हम नीचे ऊपर भी गए, मगर सामाजिक तौर पे अभी तक हम अच्छे तरीके से एक समाज बनकर उभर नहीं पाए हैं। तो भगवान की आंखों में सम्मान होना अलग बात है, वो ठीक है, भगवान का रोल है। मगर हम एक दूसरों के आंखों में समान होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हमें सोसाइटी की तरफ देखना चाहिए। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सस्टेनेबिलिटी के बाद। तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब, मेरे हिसाब से ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि चलो आज कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। कोरोना में हुआ ये है कि पिछले 1 साल से काफी लोगों का जॉब नहीं है, राइट। थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स टर्म में भी इसको बताऊंगा। जॉब नहीं है, सबके पास सेविंग कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 महीने का, 6 महीने का, ताकि वो खुद को सस्टेन कर सके। अपनी जो पोजीशन है, सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, ये खुद का और अपने फैमिली का मेंटेन कर सके, इतना तो उसके पास होना ही चाहिए। अगर ये चीज नहीं है उसके पास, इसका मतलब कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल नहीं जी रहा है, राइट। वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके प्राइम इंडिकेटर्स के बारे में जो ऑलरेडी एसडीजी में लिख कर रखे हैं, और उसी एसडीजी के जो 3 इंडिकेटर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है। एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, पिन पॉइंटेड हो गया प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर इलाज हो सकता है, ठीक है। अब कोरोना के दौर में काफी जन को सर्दी जुकाम हो जाता है। एवरी सर्दी जुकाम इज नॉट अ कोरोना, राइट। मगर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, पॉसिबिलिटी है, राइट। तो सर्दी जुकाम होने के बावजूद भी वो कौन सा है, किस तरीके से है, ये जब तक हम पिन पॉइंट नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर अच्छे तरीके से मेडिसिन नहीं दे सकता है। तो सोशल वर्कर का, डेवलपमेंट प्रोफेशनल का यही काम है कि वो एक सही तरीके से आइडेंटिफाई करे रूट कॉज कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ही फिर बदलाव या मेडिसिन लाया जा सकता है। लाइफस्टाइल के बारे में भी हम 2 प्रकार से लाइफस्टाइल को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है फिजिकल और मटेरियल लेवल पे, और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे। और ये जो क्राइटेरिया हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं, क्या वो इगैलिटरियन सोसाइटी, सस्टेनेबल सोसाइटी, इनके दायरे में, इनके फ्रेमवर्क में बैठ सकते हैं क्या? ये हमारी दादी है, दादी बोलो, नानी बोलो, इसका नाम है ल्यूसी। हम थोड़ा सा रूट कॉज में जा रहे हैं, हम थोड़ा सा
पीछे जाकर सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर कैसे हो गया, डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी कैसे आ गई, या फिर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अभी क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं करीबन 30 लाख साल पहले से, 3.2 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये हमारी दादी है। ये अभी अभी इसके जो क्या बोलते हैं बोन्स है अफ्रीका में मिले हैं, और फिर उसका चेहरा कंस्ट्रक्ट करने के बाद पता चलता है कि वो इस तरीके से दिखती है। नाउ इस ल्यूसी का फीचर ऐसे है कि एक प्रकार का जो मंकी था, चिंपांजी था, और हम जो मानव है, इन दोनों के बीच वाला ये इसका फीचर है। जब दो पैरों पे चलकर चलना सीखा था एक चिंपांजी ने, उसने रिवोल्ट किया था, अपने ही चिंपांजी ट्राइब के साथ रिवोल्ट किया था, और कहा था कि मैं 4 पैरों पे नहीं चलूंगा या चलूंगी, मैं 2 पैर यूज करूंगी। और उसको उस 2 पैर पे चलने के लिए कुछ फायदे नजर आ रहे थे, जैसे कि दूर का वो सुन सकती थी या सुन सकता था, दौड़ के भाग सकता था, भाग सकती थी। हम्म तो ये रिवोल्ट करने के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ है होमिनियन में या होमोसेपियंस में, बाद में धीरे धीरे धीरे, राइट। तो उस जमाने की ये चिंपांजी कम ह्यूमन है, और उसने रिवोल्ट किया, उसने बदलाव किया, उसने अलग से सोचा, इसीलिए आज हम मानव इस तरीके से बन चुके हैं। अब ये जो लूसी है, हाँ, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, अलग कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रही थी, लूसी या उसका ट्राइब पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ही है कि उसका कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे जा रहा था, और जैसे जैसे कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे जा रहा था, वैसे वैसे हम खुद के बारे में ज्यादा समझ रहे थे। और ये था कि ये पूरी धरती कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, ठीक है। There was no concept of God at all at that time when we were transforming from a chimpanzee to a human being, but we had consciousness. तो ये कॉन्शियसनेस जिस जिस तरीके से हाई लेवल पे गया है, तो हमें लगने लगा कि अरे ये जो महिला है, चिंपांजी महिला, फीमेल चिंपांजी, या फिर धीरे धीरे जिसको इंसान बन गए हैं दोनों भी, उसका ट्राइब इंसान बन गया है, तो वो जन्म दे रही है। इट मीन्स शी, उसी ने ये पूरा धरातल जो है, ये पृथ्वी है, ये जीवन है, उसी ने क्रिएट किया होगा। सो बीइंग अ क्रिएटर, वी स्टार्टेड वर्शिपिंग विमेन एज अ गॉडेस, ठीक। तब ये पता नहीं था कि मेल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे पैदा करने में। उस वक्त इतना ही था कि हाँ भाई, बच्चा इससे पैदा हो रहा है, यानी जीव सृष्टि का निर्माण इसी ने किया है। तो हम आज भी काफी बार बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पे संस्कृत में तो ऑलरेडी कहा गया है कि हम महिलाओं को गॉडेस मानते हैं। हाँ, मानते हैं, वो एक फेज था, उस फेज में वो बच्चा पैदा कर रही थी, इसलिए जीव सृष्टि उसने की, वो क्रिएटर बन गई। अच्छा, वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ, क्योंकि पूरा जो एज सच अधिकार थे, उसी के पास थे। और होता ये था कि जब शिकार के लिए जाने की सोची जाती थी, मिल के जाते थे, शिकार हो या फिर कोई बैटल लड़ना हो अलग अलग ट्राइब्स के साथ, तो ये सब साथ मिलके किया जाता था। तो ये करते वक्त प्रेगनेंसी के दौरान कुछ आखिरी दिनों में शी वॉज अनेबल टू मूव एज फास्ट एज अदर हर ट्राइब्समैन, राइट। तो होता था कि उसको बोला जाता था कि भाई तू केव में रह जा जब तक तेरा प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर शिकार के लिए तैयार रहना। अब वो केव में बैठे बैठे तो बोर होती होगी, राइट, या फिर ये जो महिलाओं का समूह होता होगा, इस ऑब्जर्वेशन के साथ हम देखते हैं कि उसे पता चला कि एक बीज जो पेड़ से नीचे गिर जाता है, वही जमीन से फिर एक बार नया पेड़ आता है। द मोमेंट शी रियलाइज्ड इट, वहां से हमारे एग्रीकल्चरल सोसाइटी की शुरुआत हो गई। तो उसने डिस्कवर किया, उसने इन्वेंट किया है ये सब चीजें। तो खेती स्टार्ट करना ये काफी हद तक महिलाओं के पक्ष में जाता है।
तो ये जो इन्वेंटर है उसका जो ब्रीफ एब्सेंस कामों से, उसी ब्रीफ एब्सेंस को धीरे 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 बढ़ाया गया। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही क्यों, आप गुफा में ही रहो, गुफा में ही काम करो, शिकार हम लाते जाएंगे। तो एक एक रूल पढ़ते गया जी है, इधर दूसरी महिलाएं बनती थी या फिर दूसरे पुरुष बनते थे, और यही पे स्ट्रक्चरल चेंज होना शुरू हो गया है। यही पीरियड है कि अलग अलग ट्राइब्स में जब मानव बन चुके थे, चिंपांजी से मानव बन चुके थे, तो और कहीं पे भी बने होंगे ना, वाला ट्राइब और ये वाला ट्राइब, इन दोनों में हमेशा वॉर होता था, झगड़े होते थे। इस वॉर का रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात जो है, लैंड के लिए, रिसोर्सेस के लिए, जंगल में जितना भी रिसोर्स है वो हमें कैप्चर करना है। ये उस ट्राइब्स का वन ऑफ द मोटिव होता था। दूसरा जो था, एनिमल एनिमल्स। जब हमारा सिविलाइजेशन बढ़ा, हमने खेती करना शुरू कर दिया, हमने काफी सारे एनिमल्स रखने शुरू कर दिए, खास करके गाय हो, बकरी हो। तो गाय, बकरी, ये वाले चीजें काफी सारा फूड देते थे। ये फूड को क्या कहते हैं, बना बनाया खाना जो है, से फिर एनिमल्स के लिए भी झगड़ा होता था। हम अपने पुराण कथाएं पढ़ ले, एनिमल एज अ वेल्थ माना जाता था। गायों को तो कामधेनु भी बोला जाता था, ठीक है, इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी जाती थी। गाय किसके पास सबसे ज्यादा है उसको वेल्दी माना जाता था। तो ये जो लड़ाई होती थी, एक तो लैंड के लिए होती थी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए होती थी, और एक तीसरी चीज थी जो धीरे धीरे मन में आई थी कि ना है तो हमारे पास सबसे ज्यादा संख्या बल भी होना चाहिए। अगर कोई मर भी गया तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। और ये लड़ने के लिए तैयार लोग कौन दे सकते हैं? तो महिला दे सकती है। और इसी की वजह से जब बैटल होता था तो महिलाओं को किडनैप किया जाता था, वहां से एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में उठाकर ले लिया जाता था, ताकि इनसे हम बच्चे पैदा करवाकर इनका वॉरियर्स की तरह हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आज भी वो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो हम जिस तरीके से भावना हमारे मन में थी, ठीक है, कि सैनिक चाहिए, मिलिट्री चाहिए, उसके लिए फिर कमोडिफिकेशन किया गया महिलाओं के साथ, महिलाओं का पूरे बॉडी का, कि बस बच्चे देने वाली है। और थोड़ा सा हम अपने भी पुराने संस्कृत में देखा जाए, एक आशीर्वाद था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। वाई अष्टपुत्र? राइट, अष्ट यानी 8, ये लिमिटेड नहीं है, मगर पुत्र होना और ज्यादा से ज्यादा होना, ये भावना क्यों आई हमारे मन में? ताकि हमें वॉरियर ट्राइब बनना था, ताकि हम दूसरों के साथ जब लड़ाई करें, जब लैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए, उसके बाद एनिमल्स के लिए, ये सब के लिए हमें पावर चाहिए था। तो इस पावर का फिर जो एक टारगेट बन गई वो है महिला। और ये नियम धीरे 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 बढ़ने लगे। आज के भी सोसाइटी में अगर आप देखोगे, ये पावर स्ट्रगल है पूरा एक दूसरों के ऊपर, राइट, ताकि अलग अलग रिसोर्सेस मेरे पास ज्यादा कैसे रहे। नहीं तो ऐसे नहीं होता, एक आदमी दिन में एक मिनट में 90 करोड़ कमा रहा, एक आदमी पिछले 4 दिन से भूखा बैठा है। ये क्यों हुआ? ये पावर स्ट्रगल की वजह से। जितना ज्यादा संपत्ति, जितना ज्यादा वेल्थ, वेल्थ का फॉर्म बदल गया है, राइट। आज भी काफी सारे ट्राइबल्स के लिए पुराना फॉर्म ही है, जल, जंगल, जमीन, इसके ऊपर फाइट होती ही है ना आज। ये भी सारे रिसोर्सेस है। तो ये रिसोर्सेस का जो इम्प्रिंट है वो उस वक्त का है जो आज तक चले आ रहा है अलग अलग फॉर्म्स में। और यही दौर था जब फिर पुरुषों ने सत्ता हथिया ली। प्लेस वॉज टेकन अप बाय अदर विमेन और मैन, स्पेसिफिकली मैन। इन्होंने सत्ता हथिया ली और एक एक नियम बढ़ाते गए हैं। और फिर मिलिट्री अगर तैयार करनी है, हमारी महिला पास ही होनी चाहिए, ठीक है।
उसका जो एक कमोडिफिकेशन एज ए प्रॉपर्टी उसको ट्रीट करना यहाँ से स्टार्ट हो गया। और हमारी महिला हमारे पास रहना चाहिए, इसका ही मतलब था उसके ऊपर बंधन, उसके ऊपर धीरे धीरे ज्यादा बंधन रहने चाहिए। कपड़े आ गए तो पर्दे में रहो, गुफा में है तो गुफा के अंदर ही रहो, दूसरे पुरुषों के सामने नहीं जाना चाहिए, दूसरों पुरुषों को खबर नहीं होनी चाहिए, दूसरे ट्राइब्स के साथ हम व्यवहार नहीं, पुरुष या उस भी हमारी महिला और यहाँ का पुरुष ऐसे नहीं होना चाहिए। करते करते धीरे काफी कास्ट सिस्टम का हमने बेसिस बनाया महिलाओं को। ठीक है, महिलाओं, अगर आप कास्ट सिस्टम के फीचर्स पढ़ेंगे तो इंटर कास्ट मैरिज के लिए बैन है, राइट। का मतलब ही कि एक कास्ट की महिला, स्पेसिफिकली महिला, अनुलोम प्रतिलोम ये दो तरीके के विवाह होते थे। उसमें अनुलोम विवाह को यानी सो कॉल्ड अपर कास्ट मैन एंड सो कॉल्ड लो कास्ट विमेन, इस तरीके से विवाह चल सकता था। मगर प्रतिलोम विवाह जो है, सो कॉल्ड लो कास्ट मैन एंड सो कॉल्ड अपर कास्ट विमेन, ये प्रतिलोम विवाह के लिए बहुत समाज में रहती थी और ये ना हो इसके लिए प्रयास किया जाता था। आज भी महिलाओं की और साथ ही साथ काफी बार पुरुषों की भी इन चीजों भी की जाती है। तो बेसिस महिलाओं को बनाया गया, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा और इंटर कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। एक बार बात किया, एक बार आप एक साथ आ गए, खाना खाने लगे, तो एक समाज की तरह रहोगे। समाज की तरह रहा तो हो सकता है कि इस घर की महिला दूसरे ट्राइब्स में जाए या इस कास्ट की महिला दूसरे ट्राइब्स में, दूसरे कास्ट में शादी कर ले। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कास्ट सिस्टम के भी रूल्स धीरे धीरे बदल दिए गए हैं। तो ये कास्ट और जेंडर का रिलेशन इंटरडिपेंडेंट तरीके से बढ़ते ही गया। अब हो ये रहा था, इतना होने के बावजूद भी हमारा जो खास करके इंडियन कम्युनिटी की बात करता हूं, उनका पूरा ब्लड मिक्स हो चुका है, यानी आज सच आज कोई भी प्योर नहीं रहा है। बेसिकली हम तो सब होमोसेपियंस है, ठीक है। तो होमोसेपियंस का वैसे तो एक ही तरीके से डीएनए था। हमारे जो कुछ भी 10-12 प्रजाति थी इंसानों की, उसमें से सिर्फ एक होमोसेपियंस नाम की प्रजाति अभी है, उसी के हम सारे बच्चे हैं। और इंडिया में भी ये सब होमोसेपियंस का ऑलरेडी ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। तो ये होने के बावजूद भी कास्ट सिस्टम की वजह से होता ये था कि अगर महिला शेयर नहीं करनी है, फिर भी शेयरिंग हो रहा था, तो बंधन ज्यादा बढ़ाने पड़ते थे, राइट। एक 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 करके नियम, और इसी नियम को हम संस्कार भी कहते हैं। संस्कार क्या होता है? संस्कार जनरली नियम ही किया जाता है ना, कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या स्टीरियोटाइप्स होते हैं। तो हम इसको संस्कार कहते हैं। सभी संस्कार अच्छे होंगे इसका कोई ये नहीं है, संस्कार बुरे भी हो सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि घर में अगर पिताजी सो रहे हैं और हम बच्चे को बोल देते हैं कि भैया बेटे कोई अंकल आ गए, तो उनको बोल देना पिताजी घर पे नहीं है। तो संस्कार हम कहते हैं कि सच बोल, सही मायने में हम झूठ बिहेवियर भी करते हैं। तो संस्कार अलग अलग तरीके से होते हैं, तो मगर संस्कार के नाम पे ये नियम बढ़ाते गए हैं। अच्छा, नेचर जो है, अपना निसर्ग जो है, या आप चाहे उसको गॉड कह सकते हो, तो उसने 50% मेन एंड 50% फीमेल ये तैयार किया है, ठीक है, ताकि हर एक को पार्टनर मिल सके, राइट। मगर अननेचुरल तरीके से अगर हो जाता है कि चलो कोई वॉर, तो वॉर टाइम में अगर कोई मारा जाता है, जो महिला विधवा बनती है, उसके लिए फिर समाज ने क्या ऑप्शंस रखे थे? उसके लिए समाज ने पहला ऑप्शन ये रखा था कि ये महिला शायद किसी दूसरे ट्राइब ऑलरेडी मैरिड है, उसी के घर में जाए तो ये विधवा महिला, ये विडो महिला हमारे समाज के लिए धोखा बन सकती है। तो सॉल्यूशन जो निकल कर आया वो था सती का, यानी इसको जला दो अपने मरे हुए हस्बैंड के साथ, मरे हुए पति के साथ। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या विमेन्स डिस्क्रिमिनेशन, विमेन्स का सेकेंडरी सिटीजनशिप,
विमेंस के ऊपर जो नियम लाते गए उसमें से ये नियम ऐड कर दिया ताकि वो फिर से अलग कहीं जाकर शादी ना बसा दे, घर ना कर दे। अब महिलाओं महिलाओं के साथ अगर ये ट्रीटमेंट होती थी, मानो उल्टा हो गया, किसी पुरुष की पत्नी मर गई, तो उसके साथ क्या किया जाता था? तो उसके साथ उसे दो ऑप्शन दिए जाते थे। उसे मारा नहीं जाता था। क्यों नहीं मारा जाता था? क्योंकि वो एज ए मिलिट्री पर्सन, एज ए वॉरियर, वो एसेट होता था, उसको तो मारना नहीं है। महिला मर तो चल, तो जलाया तो चल सकता। ये जो एसेट है उसको दो ऑप्शन दिए गए सोसाइटी की तरफ से। एक ऑप्शन था कि भाई तू जंगल में जा, अपना अपना वहीं पे डेरा डाल दे। और दूसरा ऑप्शन उससे दिया गया है कि अगर अपने ही कास्ट, दूसरे कास्ट में तो नहीं कर सकता था, दूसरे ट्राइब में तो नहीं कर सकता था, तो अपने ही कास्ट की अगर उसके उम्र की कोई नहीं है तो उसके उम्र से जो छोटी है उससे शादी कर लो तुम। राइट। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम आ गया कास्ट सिस्टम और विमेन्स को सेकेंडरी सिटीजनशिप देने की वजह से। राइट। तो सेकेंड जो प्रॉब्लम आया है वो उसको के हम कहते हैं बाला जरठ विवाह। बाला यानी छोटे बच्चे, जरठ यानी थोड़ा सा बड़ा उम्र का लड़का। ठीक है, वो शायद बूढ़ा भी हो सकता है, 60 साल का भी हो सकता है। राइट। तो ये इस तरीके से ये टाइटल प्रॉब्लम बन गया। पहला बन गया था सती, दूसरा बन गया विवाह। अब इसके बावजूद भी हमारे पास काफी सारे इंटरकास्ट मैरिजेस होते ही थे। और एक समय थोड़ा ऐसा भी आ गया जब लोगों को, समाज को लगने लगा कि भाई ये सती प्रथा ठीक नहीं है, उसको जिंदा रखो मगर उसके बाल कट करके। हाँ, ताकि वो शुड नॉट लुक ब्यूटीफुल, नो वन शुड गेट अट्रैक्ट टू हर। तो इसकी वजह से बाल कट करना ये एक प्रथा तैयार हो गई महिलाओं के साथ। अब अगेन ये ट्राइब जो है, या जिसको हम अभी अभी की भाषा में ज्यादातर कहेंगे कास्ट सिस्टम वाले, जो है एक दूसरे के साथ झगड़ा करते 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 एक दूसरे के साथ शादी बनाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। मगर उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ये इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे रोका जाए, प्योर ब्लड कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसकी वजह से फिर और एक धीरे धीरे ये नियम आ गया कि अगर बचपन में ही इनकी शादी करवा दे तो कैसा रहेगा। बचपन से लड़की को बताया जाए कि भाई है, करती है, दैट मींस है। और अगर पुरुष है तो उसको भी बचपन से ही बोला जाएगा कि भाई इसी के साथ तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ये करना है। तो कास्ट सिस्टम की वजह से एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, महिलाओं के ऊपर बंधन लादने की वजह से चाइल्ड मैरिज नाम का तीसरा प्रॉब्लम आ गया। राइट। अब इसके बाद उसके बावजूद भी ये जो पूरा इंटरकास्ट मैरिज वाला सीन है वो फिर भी नहीं रुक रहा था। तो धीरे 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 और एक नया नियम आ गया जो कि बहुत अभी अभी का है कि अगर पेट में बच्ची है, उसका जन्म होते ही उसको मार दो आप। हाँ, गर्म उबालते हुए दूध में बच्चे का जन्म होते बराबर 2-3 दिन की होगी, उसको मार। करेक्ट। तो उबलते दूध में डालकर बच्चों को मारा जाता था या अलग तरीके से मारा जाता था। काफी बार रस्ते पे फेंक दिया जाता है क्योंकि वो लड़की है, लड़की का हमें अब बोझ नहीं चाहिए। देखो, पहले तो वो क्रिएटर थी, हाँ, मगर अभी धीरे 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 वो बोझ बन गई। पहले तो वो क्रिएटर थी, बाद में उसको प्रोटेक्शन की जरूरत लगने लगी एज पर द मेन का वर्जन। ठीक है, और अभी तो वो बोझ बन गई। और बाद में हमारा डेवलपमेंट इस तरीके से हो गया कि हमें पता चलने लगा कि गर्भ में अभी जो बच्चा है वो लड़के का है या लड़की का है। राइट। तो वो डेवलपमेंट, हमारा सो कॉल्ड इवोल्यूशन, हमारा सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी इसको पेट में ही मार दो। डिटर्मिनेशन होने लगा और उसके वजह से फिर फीमेल फोर्टिसाइड भी। तो महिलाओं की परिस्थिति गॉडेस से लेके अभी तुम ही खुद क्रिएट नहीं हो सकती हो, यहां तक हमारे सोसाइटी ने लाके रखी है।
और इसको बेसिस क्या है, तो इसके लिए जो बेसिस है वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है। मेरा हमेशा कहना है, जो कोई अगर कास्ट के ऊपर काम करता है, अगर वो महिलाओं के प्रॉब्लम को समझ नहीं लेता है, देन ही कैन नॉट ब्रिंग चेंज। अगर कोई महिलाओं के ऊपर काम करना चाहता है और वो अगर कास्ट को नजरअंदाज करता है, तो ही ब्रिंग चेंज, क्योंकि ये इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व होने में। तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके अभी हम जेंडर साइड या फीमेल 40 साइड पे आ गए हैं। और अभी हमारे यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि पर 1000 men there are hardly 900 women, राइट? ये नीति आयोग का डेटा है। तो 900 men है, इसका मतलब 100 लड़कों को अपना स्पाउस नहीं मिलेगा। ठीक है, 100 में से कितने जन, 2-3 जन ऋषि मुनि बनेंगे, बाकी 97 का क्या होगा? तो इसका मतलब पॉलीगैमी स्टार्ट हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अनेक पुरुष और एक स्त्री, इस तरीके से मैरिजेस आगे चल के समाज में आ जाएंगे। दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ सकता है। ये सारे रिपरकशंस है, ये सारे कौन से? ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ सकता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तीसरा, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ सकते हैं। एक ही मिनट है, मैं थोड़ा सा पानी पी। चाइल्ड मैरिजेस बढ़ने की संभावना है। चौथा, महिलाओं के प्रति हिंसाचार और ग्रीवेंस वायलेंस लाइक रेप, इसकी संख्या बढ़ सकती है, राइट? तो ये जो पूरा हमने धीरे 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 एक सोसाइटी बनाया है और जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट अस। यस, प्रोसेस ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्शन। हमने काफी सारे, ल्यूसी का जो समय था वहां पे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन था, दैट इज अ कम्यून। कम्यून यानी या जैसे कि लायंस का प्राइड होता है, वैसे इंसानों का वो कम्यून होता था, राइट? साथ रहो, ठीक है, और वो पूरा ट्राइब एक साथ ही घूमेगा, एक साथ ही शिकार करने के लिए जाएगा, एक साथ ही खेती करेगा। मगर ये खेती करते करते धीरे से ऐसे लगने लगा कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो किसी एक को जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी को हम आजकल प्रधान सेवक भी कहते हैं, नया फॉर्म जो आया है। पुराने जमाने में उसको राजा कहते थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जेंडर कंस्ट्रक्शन कैसे क्या हो गया है वो भी देखते हैं। जेंडर कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेवार है तो दैट इज अ फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन। बच्चा जन्मने के बाद उसे जो सिखाया जाता है, हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या सही में सही चीज सिखा रहे हैं, राइट? बेटा हो तो इसलिए ऐसा बिहेव करो, बेटी हो तो इसलिए ऐसे बिहेव करो। द मोमेंट ये थॉट हमारे में आता है, इसी का मतलब हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत की है। हमने बचपन से उन्हें सिखाने की शुरुआत की है कि आगे चल के अब भाई तुम्हारा कुछ खैर नहीं है। तो ये पैट्रिआर्कल जो बना है, पुरुषों ने जो नियम बनाए हैं, वही नियम उनको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहीं से पूरा आता है कि लड़कियां जहां पे डर डर के जीती है, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज अ फैमिली। 2-3% अभी आप छोड़ दो कि जहां पे लड़कियों को भी इक्वली ट्रीट किया जाता होगा। दूसरा, मैरिज एंड एज एन इंस्टीट्यूशन। मैरिज में भी अब सीधी बहुत सिंबॉलिकली भी हमने इतना डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट किया है। लेफ्ट लेफ्ट साइड या लेफ्ट वाला जो चीज है वो कमजोर होता है, ये धारणा है, राइट? लेफ्ट साइड से अगर मैं हैंडराइटिंग में कुछ लिख लूं तो मुझे कमजोर बोला जाएगा। यहाँ पे कुछ बुरा,
राइट यानी कुछ तो भी बहुत अच्छा, इस तरीके का सिंबॉलिक कंसेप्ट भी है। मैरिज में देखो लड़कियों को लेफ्ट साइड में ही रहना पड़ता है, हाँ? ये क्यों आया, व्हाई नॉट राइट साइड? तो हमने सिंबॉलिक तौर पे भी एक्सेप्ट किया है कि लड़की सेकेंडरी है। दूसरा, हमारे वाउज जो है मैरिज में, किसी भी धर्म के हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो वाउज चाहिए क्या कहा जाता है, मैं तुम्हें साथ दूंगी या हम दोनों जाकर एक अच्छा जीवन क्रिएट करेंगे। जनरली होता है पुरुषों को महिलाएं साथ देती है, इसी तरीके के वाउज होते हैं, राइट। एक दो वाउज कॉमन रहेंगे कि हम जैसे कि एक दूसरे के साथ कमिटेड रहेंगे एक्स वाई जेड, मगर ज्यादातर वाउज जो है वो महिला पुरुष को फॉलो करेगी, इस तरीके से है। मैंने बचपन से जो संस्कार 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 करते आ रहे थे, शादी के बाद भी फिर संस्कार संस्कार की किस तरीके से होना चाहिए, और शादी के बाद भी काफी सारे अलग अलग बंधन। हमारे यहाँ तो महिलाओं के लिए काफी अलग अलग फेस्टिवल्स रखे गए हैं। She is continuously occupied in that festivals. She doesn't get time to think about herself. Right? इतना उसको ऑक्यूपाई किया गया है। दशहरा खत्म हो गया, दिवाली आ गया, दिवाली खत्म हो गया, संक्रांत आ गई, मकर संक्रांत आ गई, वो खत्म हो गया, महाशिवरात्रि आ गई, वो खत्म हो गया, गुड़ी पड़वा आ गया, राइट। तो कंटिन्यूस फेस्टिवल में एंगेज होने की वजह से थोड़ा सा हटकर कुछ सोचे, इतना स्पेस महिलाओं को नहीं मिलता है। एंड किचन वर्क इज 24/7 वर्क, इट इज नॉट 10 to 5 जॉब, 10 to 6 वाला जॉब नहीं है, इट इज अ 24/7 वाला जॉब है, राइट। तो मैरिज होने के बाद भी ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर थोपा जाता है। कल्चर एंड फेस्टिवल्स की तो मैंने अभी बात कर ही ली है। रिलीजन में भी सेकेंडरी स्टेटस दिया गया है काफी जगह पे। मनुस्मृति अगर आप पढ़ लो तो वहां पे भी सेकेंडरी स्टेटस दिया गया है। कास्ट के बारे में तो अभी मैंने काफी सारी बात की जेंडर के साथ। तो इकोनॉमिक, इसमें अब इकोनॉमिक सिचुएशन में भी महिलाओं को तो कमाई करनी है नहीं है ज्यादातर आज भी। बड़ा बड़ा अगर हम समाज मैक्रो लेवल पे अगर हम समाज का एनालिसिस करें तो इकोनॉमिक पावर तो है नहीं। अच्छा, जिसने एग्रीकल्चरल एज एन एक्टिविटी इन्वेंट किया था कुछ लाख सालों पहले, आज उसका नाम 7/12 के ऊपर भी नहीं है। 7/12 यानी वो कागज, आप सब जानते हैं, महाराष्ट्रियन लोग इजिली जान जाएंगे। तो इकोनॉमिक इसमें भी उसके पास कोई पावर नहीं है। पॉलिटिक्स में आप सीधा एक सिंपल सा एक्सरसाइज कर सकते हो। वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाते उनके जितने भी मिनिस्टर्स है और जितने भी एमएलएज है या एमपीज है, उसका लिस्ट बनाओ, महिलाएं कितने परसेंट है देख लो। बात तो 33% की हुई थी, तो कम से कम 33% तो होने चाहिए एज अ बेंचमार्क क्रॉस चेकिंग के लिए। अगर उतने हैं तो हम चलो मान सकते हैं कि भाई अच्छा चल रहा है। मगर इवन पॉलिटिक्स में भी किस तरीके से रूल फ्रेम किए जा सकते हैं, राइट। अभी इसका अपना वो मैं उस मंदिर शबरीमला की बात में, शबरीमला के बाद इसमें तो महिलाओं को किस मंदिर में जाना चाहिए, किस मंदिर में नहीं जाना है, ये जैसे रिलीजियस प्रॉब्लम है वैसे उसको पॉलिटिकल भी बनाया गया है, राइट। और काफी सारे सदगुरुज भी ऐसे होते हैं कि जो रीजन देते हैं कि क्यों नहीं महिलाओं ने जाना चाहिए। जैसे कि पुराने जमाने में उसके मेंस्ट्रुएशन की वजह से टाइगर आ सकता था, उसे खा सकता था, इसलिए शबरीमला में जाने के लिए मनाही की है। मगर अगर शबरीमला में जाने के लिए मनाही की है तो गणपति मंदिर में तो कोई भी महिला जा सकती है, कभी भी जा सकती है। राम के मंदिर में जा सकती है, कृष्ण के मंदिर में जा सकती है। तो फॉल्स लॉजिक भी काफी बार दिए जाते हैं कि महिलाओं ने किस मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए। कार्तिकेय के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, शनि के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली ये तो उस इंडिविजुअल का डिसीजन होना चाहिए, उस महिला का डिसीजन होना चाहिए कि कौन से गॉड को वर्शिप करना है, कैसे करना है, कब करना है। मगर ये भी अधिकार उसको नहीं दिया जाता है, राइट। और सबसे अभी जो बात है वो मीडिया की है। मीडिया जिस तरीके से महिलाओं का प्रोजेक्शन कर रहा है वो तो
बहुत बहुत लो लेवल पे और लिटरली एक प्रॉपर्टी की तरह उसको पिक्चराइज किया जाता है। नहीं तो कोको कोला की बोतल में महिलाओं के फिगर के साथ क्यों कंपैरिजन होना चाहिए, राइट? या फिर पुरुषों का जो रेजर ब्लेड होता है उसमें महिलाओं की क्या जरूरत होती है? आप कोई भी एड देख लो, इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है महिलाओं को ताकि वो एक कमोडिटी लगे, जिसकी वजह से व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा उसको देखने के लिए आ जाए। तो मीडिया भी एक काफी सारा स्टीरियोटाइपिंग का रोल कर रहा है। आज ऐसे लग सकता है काफी बड़े बड़े जन को कि हम इस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज वी आर फ्री फ्रॉम पैट्रियार्की एंड वी आर फ्री फ्रॉम रूल्स। नो, we are still run by the rules created by the patriarchy. Only form has changed, right? महिलाओं का कमोडिफिकेशन पहले था, अलग तरीके से था। महिलाओं का कमोडिफिकेशन आज भी हो रहा है, उसका फॉर्म बदल गया है। क्यों फेयर एंड लवली, राइट? फेयर एंड लवली क्यों चाहिए? यानी लड़की ही खूबसूरत दिखनी चाहिए, ऐसे क्यों है? तो उसकी भी और वो भी गोरी होनी चाहिए, ये क्यों है? तो हमारा पूरा ये जो संस्कार का सिस्टम है, एक 3-4%, 10% संस्कार छोड़ दो, बाकी सब आप चेक कर लो, तो हम एक अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही बच्चों के दिल में पैदा कर रहे हैं। और ये सभी एरियाज है डिस्क्रिमिनेशन के। तो सोर्सेस है, वही डिस्क्रिमिनेशन के एरियाज भी है। फैमिली में भी डिस्कशन होता है। लड़कों के एजुकेशन का अगर चॉइस करना है तो सेमी इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ से स्टार्ट है। लड़की है तो हाँ भाई चल मराठी मीडियम में जेडपी स्कूल में चली जा। जेडपी यानी अभी के सेमी इंग्लिश एंड इंग्लिश स्कूल बहुत ग्रेट है, ये बात नहीं, मगर पेरेंट्स को ये फील होता है कि वो तो बहुत अच्छे होंगे, मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी बहुत इशू है, वहां के खुद टीचर्स ठीक ढंग से इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं, ये भी सवाल उठाना चाहिए। तो फैमिली में करियर चॉइस है या फिर स्टडी टाइम है, इन सब के बारे में उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैरिज में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, करियर में होता है, ऑक्यूपेशन में भी होता है। ऑक्यूपेशन की तो आगे चल के बात आएगी, एजुकेशन की अभी बात आएगी, करियर की भी बात थोड़ी बहुत आएगी। किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके बारे में दो बड़े मिथ है, ठीक है? और ये मिथ पुरुषों ने ही तैयार किए हैं। पैट्रियार्कल सिस्टम का जिनका माइंडसेट है, ऐसे लोगों ने भी तैयार किए हैं। पहला ये है कि महिला महिलाओं की शत्रु है, राइट? और उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि बहू को कौन जलाता है, क्या उसमें सास नहीं होती, क्या उसमें ननद नहीं होती? तो एग्जाम्पल ठीक है। दूसरा जो है, पुरुष, मैन इज नॉट द सफरर, यानी पुरुष को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है पैट्रियार्की का, बट एंजॉयज द फ्रूट ऑफ पैट्रियार्की, मगर उसे बहुत अच्छा लगता है, इस पैट्रियार्की का एक फल उसे मीठा लगता है। मगर ये दोनों भी मिथ है। अब पहले वाले पे आते हैं, विमेन इज एनिमी ऑफ विमेन। ऐसे क्यों कहा गया, कैसे कहा गया? तो कोई भी प्रॉब्लम देखते वक्त एक तो उसका मैक्रो पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, माइक्रो पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। हाँ, जहां तक दहेज की बात आती है, ठीक है, और जहां पे हमें फाइंड आउट होता है कि हाँ सासू माँ कल्प्रिट है, हर सिस्टर इन लॉ इज कल्प्रिट ऑफेंडर, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे कि महिला महिला की दुश्मन बन चुकी है। बट बड़े सेट के रूल में देखते हैं हम, बड़े सेट के रूल में मैक्रो लेवल पे क्या कहा गया है? एक तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, शादी करनी है वो भी घर वालों की मर्जी के खिलाफ। अगर घर वालों के मर्जी के खिलाफ नहीं तो घर वालों के कम से कम अप्रूवल के साथ, राइट? लव मैरिज है तो पहले अप्रूव कर लो, घर पे जाके साइन ले लो, उसके बाद शादी कर लो, ठीक है? शेयर है अभी भी। ऐसे नहीं हो सकता है कि लड़का या लड़की, इवन लड़के भी जाके घर पे बोल दे कि चलो मैं शादी करने जा रहा हूँ अगले अगले साल इस लड़की के साथ, या लड़की जाकर नहीं कह सकती कि हाँ मैं इसके साथ शादी करने जा रही हूँ। पहले पूछा जाता है मैं इसके साथ करने जा रही हूँ, करूँ क्या, अप्रूवल ले लो, एंड बाद में होता है, ठीक है? एनीवे, तो ये मैक्रो लेवल पे चीज ये है कि महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं, शादी करने के बाद उसको अपने हस्बैंड का फॉलो करना है, शादी के पहले पिताजी का फॉलो करना है,
अब दोनों वक्त संपत्ति नहीं है, पूरे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा चुकी है, सेकेंडरी स्टेटस है। उसके बाद बच्चा जब आता है, हाँ, लड़का, तो उसके बाद लड़के के ऊपर डिपेंड उसको रहना है, राइट। तो टिल उसके बुढ़ापे तक उससे कोई अधिकार नहीं, और उसको सिर्फ कहा जा रहा है कि इनके इनके साथ इनको आपको फॉलो करना है। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल है कि एजुकेशन एजुकेशन में काफी ऊंचे पद पे काम करने वाली भी महिला इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत हायर पोस्ट के ऊपर काम कर चुकी है, मगर अपने पति के खिलाफ, उसके सेकंड मैरिज के खिलाफ नहीं जा सकी, आज भी नहीं जाती है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है, एज ए विमेन आई एम अ सेकेंडरी सिटीजन, आई डू नॉट हैव राइट्स, तो वो बहुत उसको इंफीरियर बनाते जाता है। अब बाप हो गया, पति हो गया, लड़का हो गया, वो जिंदगी भर यही करेगी, पिताजी खुश रहे ये ध्यान रखेगी, पति खुश रहे ये ध्यान रखेगी, और बाद में बच्चा खुश रहे ये ध्यान रखेगी, क्योंकि तो उसका बुढ़ापा अच्छा चला जाए। और अचानक होता है बच्चे की बीवी आती है, दैट इज उसकी बहू, राइट। अब ये बहू आने के बाद उस बहू को बचपन से समझाया गया है, उसको क्या समझाया गया है, बेटे पति के घर में जाने के बाद पति को आपको खुश रखना है, राइट, क्योंकि वही आपको संभालने वाला है। तो वो जब पति के घर जाती है तो वो कोशिश करती है कि पति उसके साथ रहे और उसका ज्यादा सुने, और उसी वक्त एक माँ होती है जिसे लगता है मेरा बेटा मेरा सबसे ज्यादा सुने, राइट। दूसरी बात, 24/7 ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ रह रही है, तो झगड़ा होना नेचुरल है, राइट। और इसी झगड़े को बाद में हम कह सकते हैं विमेन इज एनिमी ऑफ अ विमेन, क्योंकि वो दोनों एक एक व्यक्ति के लिए फाइट कर रही है ताकि उनका भविष्य सिक्योर हो जाए। तो वो सिक्योरिटी, अब ये सब रूल्स किसने किए हैं, कि पैट्रियार्कल माइंडसेट ने किए हैं। तो ये महिलाओं की दोष ये नहीं है, शत्रु नहीं है, उनको वैसे सिखाया गया है, उसकी वजह से वो शत्रुत्व की भावना उनके मन में पनप रही है, राइट। मैक्रो लेवल पे हु इज द एनिमी, पैट्रियार्कल माइंडसेट इज द एनिमी, विमेन इज नॉट द एनिमी ऑफ अ विमेन। अब इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाकर जब एक पुरुष को समझ में आता है कि मैं टूट रहा हूं उन दोनों के बीच में, महिलाओं के बीच में, मेरी पत्नी और मेरी माँ, सुनू किसको, और वो खुद उसे बचपन से जो मर्दानगी सिखाई गई है उसकी वजह से ये टूटना तो और उसे ज्यादा होता है। इमोशन शेयर नहीं कर सकता है, बाहर जाकर अगर दोस्तों को बोला उसने कि मैं माँ की सुन रहा हूँ, बीवी की नहीं, तो दोस्त बोल सकते हैं कि भाई बीवी की सुनना तो चाहिए, ऐसे कैसे, जिंदगी भर तो वही साथ देगी। अच्छा, उसने कहा कि मैं बीवी की सुनूंगा, माँ की नहीं सुनूंगा, तो बाकी के दोस्त फिर बोलेंगे अरे माँ तो भगवान का रूप होता है, तू ऐसे कैसे अपने बीवी की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से उसका भी जो साइकोलॉजिकल लेवल पे टसल होता है ना, तो उसकी वजह से वो ठीक तरीके से अपना लाइफ भी एंजॉय नहीं कर सकता है। इन अ वे हमारा पूरा फैमिली एटमॉस्फेयर ये काफी हद तक डिस्टर्ब्ड ही रहता है, और अगर एक फैमिली डिस्टर्ब्ड है तो कोई देश सुखी नहीं होता। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी कंट्री, और उस फैमिली का बेसिक यूनिट एक इंडिविजुअल है। अगर एक इंडिविजुअल हैप्पी नहीं है, अगर एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल ठीक ढंग से नहीं है, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड मटेरियली, अगर वो खुश नहीं है तो ना फैमिली खुश रहेगी, ना कोई नेशन खुश रहेगा। तो इस पर्सपेक्टिव में हम जब ये देखेंगे कि महिला की दुश्मन नहीं है, और यस पुरुष को भी कुछ अच्छा नहीं लगता है पैट्रियार्की, हाँ, मगर एक चीज है, पुरुष इज अ डिसीजन मेकर, ठीक है, ये मेल डिसीजन ले सकता है फटाफट, तो इसकी वजह से उसे लगता है कि मेरे पास पावर है, अगर उस पावर को कोई भी मीनिंग नहीं है, अगर वो खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो। तीसरी अभी की जो बात है, पिछले 20 सालों में काफी अच्छे तरीके से विमेंस के साथ ट्रेनिंग हुआ है। अब हुआ ये है कि महिलाओं को उनकी अस्मिता, उनका जो प्राइड है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। वही पुरुषों को ट्रेनिंग ना देने की वजह से
इक्वालिटी का या विमेंस को इक्वली ट्रीट करने का, ये ट्रेनिंग मिला ही नहीं पिछले 20 सालों में। तो अपनी वही जगह पे खड़े हैं, यानी अभी महिला सोच के तौर पे यहां तक गई है, पुरुष यहीं पे है। अगेन वी आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस सोसाइटी। ठीक है, तो जब तक पुरुष भी इस लेवल पे नहीं आते हैं तब तक एक अच्छे तरीके से सोसाइटी नहीं बन सकती है। तो पुरुषों को भी स्पेशल जेंडर ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ये पूरे कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे है। मैं हर एक कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटे तौर पे जैसे कि फोर्टिसाइड की बात की है, इन्फेंटिसाइड की बात की है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। लड़की है तो काफी बार अब पहले चलो मान लो कि पहले 2 बार लड़की हो गई, तीसरी लड़की हो गई तो काफी बार माँ कहती कि मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी, ये भी होता है। या फिर जब लड़का या लड़की को दूध पिलाने की बारी आई तो लड़कियों को बाजू में रखा जाता है। माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, चाइल्ड लेबर, स्कूल ड्रॉप आउट होना, कमर्शियल सेक्स वर्क के लिए उनको बेच देना, ठीक, ये सारे प्रॉब्लम। उसके बाद बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस है। रेप की तो पॉसिबिलिटी 6 महीने के बच्चे से लेके भी 60 साल के लड़की तक है, बूढ़ी औरत तक किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। HIV एड्स का खतरा है, सेक्सुअल एब्यूज एट वर्क प्लेस है, पॉलीगैमी है, अनपेड वर्क है, ज्यादा काम करवाओ, कम पैसा दे दो या पैसा ना ही दे दो, मैटरनल मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है। तो पूरे लाइफ स्टाइल में जो है हर एक लेवल पे 0 to 1 ईयर से लेके 60 अबाउ तक ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं। एक सिंपल बात है, एक केरला केडर के विजयन नाम के IAS ऑफिसर है, तो उनका एक बार मैंने स्पीच सुना था। तो ये जो ICDS वाला स्कीम आया है ना, तो ICDS स्कीम लाने की उन्होंने he has spoken about the rationale behind bringing that ICDS scheme. So होता ये है कि हम बचपन से बच्चों को लड़कियों को खाना ठीक ढंग से नहीं खिलाते हैं, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन। उसके बाद वो जब आती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो और वीक बनती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आज भी 47% लड़कियों की शादी 18 के आसपास की जाती है। इट इज इक्विवेलेंट टू चाइल्ड मैरिज, इक्विवेलेंट टू। अगर मैं बर्थडे के दिन ही मेरी बेटी को शादी कर दूं तो इसका मतलब वो एडल्ट है उस दिन, इसलिए कहा जा सकता है, मगर इन एक्चुअलिटी वो बच्ची ही है ना। तो 47% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र तक हो जाती है। तो चाइल्ड मैरिज हो जाना, चाइल्ड मैरिज के बाद अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जन्म लेता है। अगर माँ खुद माल न्यूट्रेटेड है तो बच्चा माल न्यूट्रेटेड रहेगा। बच्चा माल न्यूट्रेटेड है, अगले 5 साल में अगर उसको खाना अच्छा नहीं मिलेगा वो उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, वो अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाएगा। अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाएगा, हायर लेवल का एम्प्लॉयमेंट उसे नहीं मिल पाएगा। तो फिर सरकार को फिर एक बार नरेगा का स्कीम लाना पड़ेगा, ठीक है। माटी काम के सिवाय, छोटे मोटे काम के सिवाय उसे कुछ करने का ऑप्शन नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक जो क्रिएटिव लेवल का थिंकिंग, हायर लेवल का थिंकिंग ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर ये रोकना है तो पीरियड क्या है, बच्चा जन्म लेने से लेके 5 साल तक जब अपना पूरा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, दैट इज द पीरियड। तो इसीलिए ICDS स्टार्ट किया कि थोड़ा सा खाना खिलाओ, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी थोड़ा सा अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स दे दो, विटामिन दे दो। तो ये उसके पीछे का लॉजिक था। आज काफी बार वो एक तो रिचुअल हो गया, चलो आ गए प्रेग्नेंट महिला, दे दो इसको खाना। तो ये सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सिक्वेंसेस है। चाइल्ड मैरिज हो, सती सिस्टम हो, बालाजरट विवाह हो, फीमेल फिटिसाइड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये सब प्रॉब्लम्स केवल और केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आ गए हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आने का और कास्ट सिस्टम का काफी इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तो कास्ट सिस्टम भी इसको काफी हद तक, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इसको काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अभी आता है थोड़ा सा पॉवर्टी एनालिसिस के बारे में। मैंने 2 सिचुएशन सामने रखी है, ठीक है। अपने यहाँ पे इंडिया की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, 1% लोगों के पास 58% वेल्थ है, राइट।
सिर्फ 1% लोगों के पास, और बची जो है वो फिर अपने करीबन 139 करोड़ लोगों में बट गई है, बची वाली संपत्ति अराउंड 42%। तो भाई ऐसे क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जो कुछ इंसानों को, कुछ इंडिविजुअल्स को इतना रिच बना रही है, राइट? तो इसका इसका रूट सिर्फ साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में नहीं है, इसका रूट ये गवर्नेंस में भी है, इसका रूट पॉलिसीज में भी है, और इसके लिए गवर्नमेंट भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। 57 बिलियनरीज के पास इंडिया के 216 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति है। और अपने जो अंबानी साहब है, उन्होंने हर घंटे में 90 करोड़, सॉरी मैंने पिछले इसमें हर मिनट में बोला था, बट हर घंटे में 90 करोड़ मार्च के लॉकडाउन से अर्न करना शुरू किया था। ये फॉर्मूला अगर सभी को दिया जाए तो 15 लाख बांटने की जरूरत भी नहीं होगी। ये फॉर्मूला अगर सभी के पास आ जाए तो लॉकडाउन कितना भी चलाओ कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे क्या है कि जिसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल्स, वो उनका प्योरली खुद का इंटेलिजेंस नहीं है, दे आर बैक्ड बाय द पॉलिसीज। और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, 1993-94 में 36% पॉवर्टी हमारी डिसाइड की गई थी, और अभी जो तेंदुलकर कमेटी आई है, सॉरी 1994 में 28%, सॉरी 36% से 28% तक हमारे पॉवर्टी रिड्यूस डाउन हो गई, और 28% जो 2004-5 में थी वो रिड्यूस डाउन होकर अभी 21% रह गई है, एज पर तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट। मगर फिर भी सवाल आता है कि पॉवर्टी को डिसाइड करते वक्त, चलो ऐसे माना जाए कि जो आदमी 45 रुपए 45 रुपीज अर्बन एरिया का कमाता है वो पुअर नहीं है। अगर ऐसे हमने स्केल तैयार कर दी, 45 रुपीज में बॉम्बे में कोई रह के दिखाए ना, कोई भी रह के दिखाए, आम इंसान से करे, घर का भाड़ा देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी है, 10 रुपए तो लोकल का टिकट होगा मिनिमम, राइट? बेस्ट बस का टिकट भाड़ा कितना है, उसको काम पे जाने आने के लिए उतना तो खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें से जो बच्चे वाले पैसे हैं उसमें से घर में खाना लाएगा, कैसे पॉसिबल है? तो पॉवर्टी का जो लाइन रखा है, पॉवर्टी जिन इंडिकेटर्स के ऊपर मेजर की जाती है, अगर वही गलत है तो, अगर वो गलत है तो फिर हम आराम से कह सकते हैं नहीं नहीं भाई पॉवर्टी तो कम हो गई। अभी आजकल तो डेटा के साथ इस तरीके से काफी खेला भी जा रहा है। आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, पहला तो डेटा मिलना मुश्किल है। पिछले एक महीने में करीबन मैंने 57 गवर्नमेंट वेबसाइट्स का वेबसाइट से अलग अलग डेटा निकालने की कोशिश की। एक तो डेटा नहीं है, वायरस इन्फेक्टेड से वेबसाइट, अगर डेटा मिलता है तो वो ठीक ढंग से नहीं पोस्ट किया गया। जैसे कि ग्रामीण आवास योजना का PMJAY, उसका अगर हम डेटा देखने जाते हैं तो वहां पे एनुअल टारगेट ही नहीं है, एनुअल टारगेट के अगेंस्ट कितना कंप्लीट हुआ यही डेटा नहीं है। तो काफी सारे डेटा के साथ भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी के डेटा के साथ भी यही हाल है। अच्छा, इन पूरे मामले में शेड्यूल ट्राइब नाम का जो एक कम्युनिटी है पूरा, उनके पॉवर्टी में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। कब से? 1993-94, अभी क्या चल रहा है 2021, राइट? उनके पॉवर्टी रेशो में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो लॉन्गेटिविटी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफस्टाइल, ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर देखा जाता है। कितने कंट्री शामिल है? 189, राइट? अभी हमारा ये अभी जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा 2020 का है। 2019 में हमारा रैंक था 129, और अभी 2021 का जो रैंक है वो 131 है, ठीक है। यानी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और नीचे गिर रहे हैं, 19 के बजाय 20 में ज्यादा नीचे गिरे हैं। वही अगर जेंडर गैप के बारे में बात की जाए तो जेंडर गैप में 2021 में हमारा रैंक अभी है 140th, ठीक है, 140वां रैंक है, राइट?
2019 में कौन सा रैंक था? 112वां रैंक था। सीधा 112 से लेके हम गिरे हैं 140 तक, 140 तक। उसके पहले हमारा रैंक क्या था 2018 में? 2018 में वो 108 ये रैंक था। इसका मतलब ही है कि हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। बेटी है, बेटी बचेगी, पता नहीं। ये इंडिकेटर तो कह रहा है कि अभी तो बच नहीं रही है, राइट। अब चलो हम कंपेयर करते हैं हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके साथ। बांग्लादेश का क्या रैंक है? हाँ, जो बांग्लादेश हमारे लिए, इंडिया के लिए बच्चा है यानी हमारे से भी छूटकर वो बाजू में निकल गया, एक अलग सा राष्ट्र बन गया। हमारा अगर आज का रैंक 148 है तो बांग्लादेश का 65th है, 65 रैंक है। तो बांग्लादेश में महिलाओं के हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में इंडिया से कई गुना ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। बात आ रही समझ में? कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 65 और कहाँ 148 रैंक इंडिया का, राइट। नेपाल भी हमसे अच्छा है, नेपाल का रैंक 101 है। चाइना भी अच्छा है, उसका 7 है। श्रीलंका भी अच्छा है, उसका 16 है। भूटान भी अच्छा है, उसका 130th वाला रैंक है, जबकि हमारा 140th। हमारा अभी कंपटीशन पाकिस्तान के साथ चल रहा है जिसका रैंक 153 है, राइट। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते जाने के बजाय नीचे 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 हम जा रहे हैं। अगर जॉब में देखा जाए, ये जेंडर गैप रिपोर्ट का अल्टीमेटली क्या कहना है? तो उसका कहना है कि भाई अगर जॉब में महिलाओं के साथ जेंडर इक्वालिटी के लिए अभी भी 135 साल महिलाओं को राह देखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके जॉब वाला जो जेंडर गैप है वो ठीक ढंग से इक्वालिटी के लेवल पे आएगा। डिमोनेटाइजेशन से लेके कोरोना तक इस पूरे इससे महिलाओं का जॉब हट गया है, बाजू में चला गया है। डिमोनेटाइजेशन के वक्त कहा गया था कि भाई आप जॉब छोड़ दो, और जब फिर से जॉब करने की बारी आई तो पुरुषों को प्रेफरेंस दिया गया है, ना कि महिलाओं को। ठीक है, अगर दोनों को भी जॉब मिल सकता था तो वो बहुत बहुत महिलाओं को घर में बिठाने के लिए कहा जाता है, वो आगे चल के आएगा ही। अभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है और डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमने 3.5 मिलियन जॉब्स लूज किए हैं। 3.5 मिलियन जॉब्स लूज किए, यानी 3.5 मिलियन फैमिलीज, हर एक फैमिली में 5 सदस्य होते हैं, यानी 15 मिलियन पीपल ऑटोमेटिकली पॉवर्टी की धकेले गए हैं, राइट। यानी 1 करोड़ के आसपास होगा वो। एनएसएसओ, इसका जो सैंपल सर्वे होता है, उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% अभी बढ़ गया है। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट है 72-73 के मुकाबले में। यानी इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट हमने 72 में देखी थी। उस वक्त तो हमारा ज्यादा खेती डिपेंडेंट था हमारा देश। उसके बाद हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इतना बुरा हालत है। 80.7% अर्बन मेल जिनका एज 15 से 29 में है, वो आज भी विदाउट वर्क, विदाउट एम्प्लॉयमेंट है। और जॉबलेस होने का जो रेट है अर्बन फीमेल्स में वो 27% है। ठीक है, अब एक नया डेटा आया था ग्लोबल लेवल पे, जब ये जेंडर गैप इंडेक्सिंग की बात होती है एम्प्लॉयमेंट में, तो हर 52 मेल्स के पीछे 48 महिलाएं ये काम करती है। अगर एक कंपनी ली जाए तो 100 में से 52 जो है वो मेल होते हैं, 48 जो है ये फीमेल होते हैं ऑन एन एवरेज। ये दुनिया का एक एवरेज है। इंडिया में क्या है, 100 में से सिर्फ 23% लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो जॉब कर रही है, राइट। ये धीरे 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 पिछले कुछ सालों में कम होता गया है, और वर्ल्ड एवरेज से भी हम इंडिया बहुत नीचे गिर चुका है।
सैलरीड जॉब जो है ये 20 से 21, यानी ये अभी मार्च का रिपोर्ट है, यानी 2 महीने पहले का रिपोर्ट है। कितना जॉब लॉस हुआ है? करीबन 9.8 मिलियंस, यानी 90 लाख लोगों का जॉब चला गया है इस कोरोना के दौरान। 90 लाख इंटू 5 फैमिली मेंबर्स अफेक्ट हो गए हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो लेबर कितना पार्टिसिपेट कर सकता है इसका अगर हमने एवरेज देखा, अभी देखो मैंने कहा था ना कि एक जो वर्ल्ड लेवल पे एवरेज है 48% महिलाएं काम करती है, वही इंडिया में अभी 23% महिलाएं काम कर रही है। उसके पहले कितने परसेंट महिलाएं काम करती थी? 32%। यानी पिछले कुछ सालों में 32% से महिलाओं को कहा गया कि नहीं तुम्हें नहीं करना है काम, तुम्हें नहीं करना है, घर का पुरुष करेगा। तो अभी 32% से 23% तक सिर्फ काम करने वाली महिला बची है, यानी उनका पार्टिसिपेशन। पीरियोडिक लेबर सर्वे में रूरल विमेन का जो पार्टिसिपेशन है काम करने में 2017-18 में 17% था, ठीक है, मगर उसके पहले 2011 में 24% था, यानी 24% से डिक्लाइन होकर 17-18 में 17% हो गया। यानी ना कि सिर्फ अर्बन विमेन, रूरल विमेन भी अभी काम पे नहीं जा रही है। काम पे नहीं जा रही है इसका मतलब घर पे है, घर का काम कर रही है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक एरेना में नहीं मिल रही है। और सबसे बुरी बात जो सबसे अफेक्ट हुई है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हुई है। उनका तो लेबर फोर्स या पार्टिसिपेशन, वर्क पार्टिसिपेशन है वो और भी कम होता गया है। अब ब्रॉड लेवल पे देखा जाए महिलाओं के हिसाब से तो ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी, लो पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट, हेल्थ केयर नहीं है ठीक से, वेज रेट्स कम है एंड पैट्रियार्की, दीज आर द मेजर रीजंस महिलाएं आगे बढ़ नहीं पा रही है। अब थोड़ा सा 1 मिनट में समय देखता हूँ, 3:30, 4:30, 5, मैं इसको जरा जल्दी अभी वाइंड अप करता हूँ। हेल्थ सिचुएशन के बारे में 2001 में एडल्ट 933 महिलाएं थी पर 1000 मेल, 2011 में बढ़कर वो 943 हो गई 927 0 to 6 एज में, और यहाँ पे अभी 919 है। यानी काफी सारी लड़कों को बिना मैरिज के रहना पड़ेगा, ये तो बात पक्की है, नहीं तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा। माल न्यूट्रिशन के बारे में 33% इंडियंस आर माल नरिश्ड। ग्लोबल रिपोर्ट यही कह रहा है कि 1/3 जो माल न्यूट्रिशन का क्राइसिस है वो अकेले इंडिया से है, राइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में अगर देखा जाए, NFHS का जो सर्वे है 4th राउंड वाला, तो एवरी 4th मेल एंड 2nd फीमेल, यानी 25% ऑफ इंडियन मेल आर malnourished, anemic, and 50% इंडियन women आर एनेमिक। अब हेल्थ अच्छा नहीं है और काम पे जाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्कूल में ज्वाइन ही ना करना, ऐसे कितने लड़कियों के साथ हुआ है? 32% लड़कियों के साथ हुआ है। 2017 का डेटा है, मैंने कहा कि मुझे डेटा मिलाने के लिए काफी सारी मशक्कत करनी पड़ रही है, डेटा ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट वेबसाइट से। सो सिर्फ 32% लड़कियों ने कभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है और आगे देखेंगे भी नहीं, यानी 32% तो इलिटरेसी जन्म ले हो चुका है। Every third girl in India marrying off their educational future। अगर ये नहीं करेगी, एजुकेशन नहीं लेगी, शादी करवा दो। 47% गर्ल्स 18 के आसपास उनका शादी हो जाता है, लगभग चाइल्ड मैरिज 47% है इंडिया में अभी भी। 2.3 करोड़ गर्ल्स ड्रॉप आउट स्कूल आफ्टर दे बिगिन मेंस्ट्रुएशन। जस्ट एक जो नेचुरल प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन जैसी,
हाँ, उसके बारे में इतने सारे मिथ्स मिसकॉन्सेप्शंस है कि उसको, और जिस तरीके से भावनाएं जुड़ी गई है मेंस्ट्रुएशन के साथ, उसकी वजह से, शर्म की वजह से, या फिर वहां पे सैनिटरी पैड ना होने की वजह से हर साल 2.3 करोड़ गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल। रिप्रोडक्टिव एजुकेशन ना होने की वजह से 71% लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। यानी हमें अभी सही में क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो लिटरेसी रेट दिया जाता है ना पॉपुलेशन सेंसस के वेबसाइट में, और यहाँ पे जो ड्रॉप आउट का रेट, वो भी खुद गवर्नमेंट कह रहा है। दोनों को क्रॉस चेक करके कौन सा डेटा सही है, ये हमें क्रॉस चेक करने की बहुत जरूरत है। 47% स्कूल्स लैक टॉयलेट। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है स्कूल ड्रॉप आउट में। अब ये सभी चीजें जब हो रही होती है तो पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से हमेशा ये कहा जाता है विक्टिम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्राइम, और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ड्रेस किस तरीके से पहना है इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द रेप। किसका कहना है ये? पैट्रियार्कल माइंडसेट जिनका है उनका कहना है। हाँ, तो एक तरीके से लड़की को ही जिम्मेवार पकड़ो, जिसके साथ अत्याचार हुई है उसी कम्युनिटी, उसी लोगों को जिम्मेवार पकड़ो, और इसको री एनफोर्स करो, मीडिया से री एनफोर्स करो, पॉलिटिकल नरेशन से इन्फ्लुएंस करो, ठीक है, या फिर अपने अलग अलग बॉलीवुड फिल्म से इन्फ्लुएंस करो। इसकी वजह से होता है कि लड़कियां सामने आने के बजाय, महिलाएं सामने आने के बजाय एक पैर पीछे ही जा रही है, और डेटा भी वही शो कर रहा है। चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हो, चाहे वो जेंडर गैप इंडेक्स का हो, या चाहे वो स्कूल वाला खुद का गवर्नमेंट का डेटा हो, डेटा यही कह रहा है कि महिलाओं का डेवलपमेंट धीरे 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 पीछे जा रहा है। अब और एक इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का नहीं, वो शायद पूरे वर्ल्ड का ही हम कह सकते हैं, सबका जो प्रॉब्लम है, हम जो भी डेवलपमेंट कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ पैसों में कर रहे हैं। जीडीपी, इकोनॉमी कैसे बढ़ी, ठीक है। अगर आम आदमी को पूछा जाए कि तेरी खुशी किस चीज में है, राइट, मैक्सिमम कहेंगे कि हाँ, मुझे घर पे रहना, बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ बाहर करना, मेरा काम इफेक्टिव ढंग से करना, ऑफिस का, इन सब में खुशी मिलती है। कल्चर और फेस्टिवल्स में मिलती है। मगर अगर कल्चर और फेस्टिवल्स उसी थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले है तो ठीक है, उसमें भी खुशी मिलती है लोगों को, हाँ, मगर वो बात सही नहीं है, वो वाली सही खुशी नहीं है। बट खुशी के उसके जो इंडिकेटर्स है वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में सिर्फ आपने कितना पैसा कमाया, कितना इकोनॉमी जनरेट हुआ, इसी के ऊपर है। वेयर एज डेवलपमेंट अगर हमें मेजर करना है तो नेशनल लेवल पे भी हमें इंडिकेटर चेंज करने पड़ेंगे। प्रोफेसर प्रोवेस वासे नाम के जो है, उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं। उस इंडिकेटर्स को चार इसमें मेनली कैटेगराइज किया है। ये लाइफस्टाइल और हैप्पीनेस इंडिकेटर है। जैसे जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके बजाय क्रॉस हैप्पीनेस अगर होगा तो हमारे देश का जो डेवलपमेंट है हम ठीक ढंग से नापेंगे। नहीं तो सिर्फ पैसों के ऊपर अगर जिंदगी नापनी है तो फिर कोई भी इतना खुश नहीं रहेगा। थाउजेंड्स बार हम व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस भी पढ़ते हैं, 5,000 साल पुराने वाले, कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। फिर भी अगर देश का इकोनॉमी हम सिर्फ पैसों के ऊपर गेज कर रहे हैं, सो वी नीड टू चेंज दैट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। एक तो फिजिकल इंडिकेटर, फिजिकल हेल्थ, सफिशियंसी, इकोनॉमिक सफिशियंसी, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो साउंड होना चाहिए। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस फ्री हो, माइंडफुल हो, गुड मेंटल हेल्थ, अंदर से अच्छा फील होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंडिकेटर्स में लिविंग टुगेदर विद द फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, कल्चर एक दूसरे के साथ शेयर करना, फेस्टिवल्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, स्पिरिचुअल लेवल पे कंपैशन है, राइट वर्ल्ड व्यू है। तो ये अगर सब हम इंडिकेटर्स लेते हैं
सबसे पहला इसका जो इस तरीके से इंडिकेटर लाने का जो काम किया था वो भूटान जैसे छोटे से राष्ट्र ने किया था। क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वो अपने अपने डिवाइस कर रहे थे। तो उसमें यही लिखा है कि लोगों को खुशी, उन्होंने जाके अपने लोगों से पूछा कि तुम्हें किस बात से खुशी मिलती है। तो कोई कहता था कि मुझे दान से खुशी, डोनेशन देने से खुशी मिलती है। कोई कहता था कि मैं धम्मा, वहां पे बुद्धिज्म है तो धम्मा को जब मैं पालन करता हूँ उससे खुशी होती है। कोई कहता था कि फेस्टिवल से, कोई कहता था कि फैमिली की वजह से, कोई कहता था कि पैसों की वजह से। तो फिर ये पूरे उन्होंने इंडिकेटर्स बनाए और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की स्टार्टिंग कर दी। आज वही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में भी आ रहा है, मगर ये जितना जल्दी आए उतना सबके लिए अच्छा होगा। और ये सब ध्यान में रखते हुए फिर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हैं। अगर इतने सारे 17 प्रकार के प्रॉब्लम्स जो रखे हैं वो प्रॉब्लम्स को हम अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हैप्पीनेस इंडिकेटर्स जो है, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स जो है वो धीरे धीरे बदलने के लिए शुरुआत हो सकती है। और ये कैसे करना है, तो अगर हम गॉडेस से लेके एंड ऑफ सिविलाइजेशन तक आ गए तो हमें फिर उल्टा जाना पड़ेगा। हमें चाइल्ड मैरिज बंद करने पड़ेंगे, इन्फेंटिसाइड बंद करना पड़ेगा। हमें अलग अलग तरीके के विवाह जो है उसमें जो खामियां हैं वो चेंज करनी पड़ेगी। हमें कास्ट सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। विडो रीमैरिज के लिए हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, कमोडिफिकेशन महिलाओं का रोकना पड़ेगा। जो स्टेप्स हम नीचे 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 उतर कर आए हैं वही स्टेप्स को हमें अभी खत्म करना है और ऊपर 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 चले जाना है। यही एक रास्ता है धीरे धीरे बदलाव का। तभी कहीं जाकर हमारे इसमें बदलाव आ सकता है। इसमें से काफी सारे स्टेप्स पे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस साइमल्टेनियसली काम कर रही है। कोई कास्ट के ऊपर काम कर रहा है, कोई मैरिज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, कोई विमेन्स प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहा है। और ये सब करना है जिस तरीके से हमने पाथ लिखा है वो अगर सब करना है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पॉलिसीज और लॉज ये एक दूसरे के साथ ठीक ढंग से कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा जो है सिंबॉलिक डेवलपमेंट। हाँ, सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं बल्कि अंतर्गत बदलाव भी होना चाहिए। और रिएक्शनरी बदलाव ना होकर क्रिएटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं, इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। यस, थैंक यू, मैंने कुछ ज्यादा ही समय लिया है। यह सिर्फ भौतिक संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी हुई संकल्पना नहीं है, बल्कि समाज संरचना और व्यक्ति व्यवहार से जुड़ी संकल्पना भी है, जो सदियों से समाज में बढ़ रहे या चल रहे रीति रिवाजों से हमने एक अशाश्वत जीवन पद्धति को आकार दिया है। और इसीलिए शाश्वत जीवन पद्धति अगर बनानी है, एक शाश्वत समाज अगर खड़ा करना है, तो हमें जेंडर कंसिडरेशंस को लेकर आगे बढ़ना होगा। जेंडर कंसिडरेशन के बिना मानव जीवन शाश्वत हो ही नहीं सकता। सहभागिता से ही शाश्वत जीवन की शुरुआत हो सकती है। मानव समाज शाश्वत हो सकता है। फ्रीडम, पावर, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, इथिक्स, यह सारे वो मूल्य हैं जो अगर समान ना हो, इसमें जेंडर कंसिडरेशंस ना हो, तो हम शाश्वत समाज की रचना नहीं कर सकेंगे। जो नजरिया आपने देने का प्रयास किया है, यकीनन जो कुछ एक्शनेबल्स आपने बताए हैं कि पॉलिसी लेवल पर, इंडिविजुअल बिहेवियरल लेवल्स पर, पारिवारिक स्तर पर किस तरह से हमने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि आगे वाला समाज यह सबके लिए, हर जेंडर के लिए और हर पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य हो, एक ऐसी सौगात हो जिसमें हमें सबको समान अवसर मिलते रहे अपने जीवन को साकार करने के लिए।
एक बहुत ही अच्छा विचार और सीख आपने इसके माध्यम से रखने की कोशिश की है। जो स्टैटिस्टिकल डेटा आपने सामने रखा है, निश्चित ही ये कई सारे रिसर्चर्स को और आगे प्रेरित करेगा कि इन डेटाज में जो लूपहोल्स हैं उस पर काम करें, मोर एंड मोर डेटा ओरिएंटेड काम करके हम इस तय तक जाए कि जहां पर सही मायनों में काम करने की जरूरत है और उस आधार पर हम काम करें। मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स को, अगर उन्हें कुछ सवाल हो तो वे सचिन जी से अपना सवाल पूछे। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इतना पेचीदा टॉपिक है कि इस पर कई सारे एंगल आते हैं। रिलीजियस एंगल आता है, कम्युनल एंगल्स आते हैं, फिर सोशल एंगल्स है, फिर कल्चरल एंगल्स है, और इसलिए इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, और इसको बहुत ही सोच समझ कर बताना ये भी एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी बहुत एक कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। साथ में कौन इस बात को किस तरह से कैप्चर करेगा ये भी एक पॉलिसी इश्यू बन सकता है। एंड ये टॉपिक लोगों को कितना समझ में आता है ये भी एक मुद्दा बन जाता है जब हम जेंडर की बात करते हैं या फिर पॉपुलेशन की बात करते हैं, या बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बने कि इन चीजों पर विस्तार से चर्चा हो, इन चीजों पर सभी एंगल से बातें हो, पॉजिटिव बातें हो, नेगेटिव बातें हो, जो भी हो, बट उसे असर्टिव वे में लेकर उन बातों पर एक फ्यूचर पॉलिसी ओरिएंटेड डिस्कशंस बनते रहे, ये भी जरूरी है। एंड इन द फ्यूचर सचिन सर डेफिनेटली, ये टॉपिक एक्चुअली सचिन सर का यही टॉपिक है, ये हर एंगल से इसको प्रेजेंट करते रहे हैं हर इनके सेमिनार्स में। तो सचिन जी आगे का जो अपना आपका प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं चाहूंगा कि आप उस पर एक विस्तार से इन सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है इस टॉपिक की, उस पर भी चर्चा करें कि रिसर्च करने वालों को क्या कॉम्प्लिकेशंस जाती है, या फिर प्रेजेंट करते वक्त हमें कौन कौन से जो एक रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, फिर आइडियोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, इथिकल रिस्ट्रिक्शंस या लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो भी है, हम उस पर भी चर्चा करें। कहीं ना कहीं वे आउट्स हर चीज में निकले और हम फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचे, ये भी जरूरी है। और ये चर्चा अगर इस तरह से होती रहे तो कहीं ना कहीं हम एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सो वो चीज भी ध्यान में रखते हुए हम इस पर बात करेंगे। Anyone else would like to ask any question on the gender egalitarianism and sustainable development topic?